हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ एक्सप्रेस में स्वागत करता हूँ। आज हम परसेंटेज में आगे बढ़ेंगे मतलब जो अभी तक हमने सीखा था उसी से मिले जुले और भी थोड़े सो टफ या यूँ कहिए कि थोड़े अलग प्रकार के जो मैथ पूछे जाते हैं उसी को देखेंगे। आइए, आपका समय नष्ट न करते हुए यहाँ पे देखिए, कहता है प्रश्न है कि राज और करण अपने बेचे गए वस्तु पर कमीशन प्राप्त करते हैं या उनको कमीशन मिलता है। दोनों को कुल कमीशन 56,100 रुपया है। यदि राज का कमीशन करण से 12% अधिक है तो करण का कमीशन बताओ। देखिए, एकदम बिल्कुल आसान प्रश्न है। एक ध्यान रखेंगे कि मैथ जो होते हैं बहुत तरह से होते हैं। एक होते हैं वो सीधा सूत्र पर बैठे होते हैं और एक होते हैं जो सीधा सूत्र पर नहीं बैठे होते हैं। तो जब भी आप सीखें समझें तो सारे चीज़ों को ध्यान दे लें, क्योंकि परीक्षा में कोई फिक्स सिलेबस नहीं होता है कि वो कैसे पूछेंगे। परीक्षा में बहुत तरह से पूछते हैं। अब मैंने 90% से 95% बच्चों को यही देखा, या जब भी मैं भी दिया करता था तब भी जो हमारे साथी होते थे वो जब परीक्षा में बैठते थे तो उनके साथ यही प्रॉब्लम होती थी कि, या जब मैं खुद से भी जाता था, चूँकि बहुत सारे लोगों से सीखा करता था, तो जब मैं खुद भी जाता था तो यही झमेला होता था कि अरे हमने सीखा तो इस तरह से था, यहाँ पे थोड़ा अलग कर दिया, थोड़ा अलग कर दिया। अब वो थोड़ा अलग जो होता था वो बहुत बड़ा हम लोग को दिखने लगता था। कालांतर में मतलब जब धीरे धीरे समय हुआ और समझते गए नहीं ये चीज़ें ऐसे ऐसे, तो जो सबसे मुख्य चीज़ समझ में आई कि हम अधिकतर जो होते थे वो बेसिक कंसेप्ट को समझ नहीं पाते थे मैथ के, तो फिर गड़बड़ा जाते थे। तो उसी उद्देश्य से मैं ये सारे वीडियो लाता हूँ ताकि आप जो मूलभूत तत्व होते हैं मैथ बनाने का उसको समझ लें, और एक बार यदि वो चीज़ आपको आती है फिर कोई चीज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है, कोई अलग संक्षेपीकरण यानी कि ट्रिकीकरण की आवश्यकता नहीं है। देखिए प्रश्न क्या कहता है। देखिए, इसको मैं बिना कोई सूत्र के बनाऊंगा, कोई सूत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। राज और करण अपने कमीशन पर बेचे गए अपने वस्तु पर बेचे कमीशन प्राप्त होता है और दोनों को कुल कमीशन जो है वो 56,100 है। यानी कि एगो को कुछ मिलता है, एगो को कुछ मिलता है, और दोनों को यदि मिला दिया जाए तो 56,100 मिलता है। तो लिखेंगे माना राज को प्राप्त कमीशन बराबर x, माना अब कौन है करण, करण को प्राप्त कमीशन बराबर y। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब कहता है कि कुल 56,100 है, तब x प्लस y अब बराबर कितना 56,100। ये समीकरण 1 हो गया। ये पहला शर्त है। दूसरा शर्त कहता है कि राज का कमीशन करण से 12% अधिक है। राज का जो कमीशन है वो करण से 12% अधिक है, यानी कि x बराबर y गुने 112/100। कहीं के श्रीमान ये काहे लिख दिए? तो भैया वो तो पहले ही कह रहा है कि राज का जो कमीशन है, मतलब राज का जो कमीशन है 22 यानी कि करण से 12% अधिक है, यानी कि करण को जब हम 12% और देंगे तब राज के बराबर हो जाएगा। तो हम लिख देते हैं 56 और ये 50, तो x बराबर 56 अब बटा कितना 50। ये समीकरण 2 हुआ। अब हम इसका मान इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। लिख देता हूं 2 का मान 1 में देने पर, 2 का मान, समीकरण 2 का मान 1 में देने पर, यानी कि x के जब हम लिख देंगे 56y बटा 50, 56y अब बटा कितना 50 प्लस y इक्वल टू 56,100। हम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? सो देखिए, हम इस तरह से इस चीज को लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? स्पष्ट बात है कि हम लिख सकते हैं, कहीं हमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको हम और थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। ये करेंगे 56y प्लस 50y अब बटा कितना 50 इक्वल टू 56,100। 6 5 11 अब बटा 50 y इक्वल टू 56,100। भैया जी इतना होगा या नहीं होगा? सो बताइए, होगा या नहीं होगा? ठीक है, तो हमने यहां तक ले आया। अब लिख देते हैं y बराबर
56 100 गुने 50 अब बटा कितना 116। अच्छा बाई किसका है? तो बाई है करण का, हमको पूछ भी रहा है करण का ही, तो बाई का मान निकाल लेंगे, इससे इसे गुना करके डिवाइड कर देंगे। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पे दो तरह से जो गुना भाग आप करेंगे वहाँ पर परीक्षाओं में भी दो तरह से रहेगा, एक रहेगा सीधा सीधा और एक रहता है दशमलव के कुछ बिंदु आगे तक। तो जब आप गुना भाग करेंगे तो आएगा 26,462 रुपया। कितना आएगा? 26,462 रुपया, लगभग 26,462 रुपया, लगभग मतलब दशमलव के दो बिंदु आगे तक, दशमलव के दो बिंदु आगे तक। और परीक्षाओं में इस तरह से ही पूछा जाता है, पॉइंट में भी रह सकता है, नहीं भी रह सकता है, लगभग रहेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। मैं पुनः इसको बता दूं कि देखिए हमने कुछ नहीं किया, जो था एक सबाई कर लिया, कमीशन पे बैठा दिया, हिसाब बन गया। अब कहेंगे अरे श्रीमान ये तो आसान है, हमको भी आता, तो भैया ऐसे भी वहाँ भी रहेगा। कभी कभी इसी प्रश्न में वो पूछेगा कि दोनों का डिफरेंस क्या है, दोनों का अंतर क्या है। तो जब हमारा एक का निकल गया तो घटा देंगे, हो गया। कभी कभी पूछ देगा कि दोनों का अनुपात क्या है, ये फिर तो पूछ सकता है कि भाई दोनों के कमीशन का अनुपात क्या है। तो पहला बटा दूसरा या दूसरा बटा पहला, जिसका भी, राज बटा करण पूछे या करण बटा राज पूछे, जिसका भी रहेगा आप निकाल लीजिए। लेकिन यहाँ तक आपको आना पड़ेगा। अब हमने चूंकि यहाँ तक बताया, अब इसके बाद जो पूछेगा वो आपकी जिम्मेवारी है कि परीक्षा में कैसे देखें, ठीक है ना। तो इस तरह से चीज़ों को हम लोग देखते हैं। अब देखते हैं आगे के एक और प्रश्न। अब देखिए एक और प्रश्न आपको दिखेगा, ये क्या है? कह रहा है कि राज अपने आय का 15% बचा लेता है, जब उसके आय में 20% की वृद्धि होती है तब भी वह पहले जैसा ही बचत करता है। बताओ उसके खर्च में कितने % की वृद्धि हुई। यहाँ पे देखिए कोई एक व्यक्ति है, वो कुछ आय करता है और उस आय में से 15% बचाता है। सालाना जो वृद्धि होती है पेमेंट में, उसमें उसकी पेमेंट की वृद्धि हो गई, 20% की वृद्धि हुई। लेकिन वो उसने बचत को नहीं वृद्धि किया, बचत 15% का 15% ही रह गया। तो अब उसकी जो खर्च था वो कितना % वृद्धि हुआ। यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए कि दो तरह का प्रश्न उठता है, एक होता है खर्च में वृद्धि मतलब रुपया में, एक होता है परसेंटेज में। तो हम दोनों आपको बता देते हैं। और ध्यान रखिए कि इसका जो प्रश्न होता है वो दो तरह से बनता है, वो x मान के भी और 100 मान के भी। तो आपको मैं 100 मान के बता देता हूँ। जो x वाला होगा वो भी सेम प्रोसेस से ही बनता है। लिखेंगे माना राज की आय बराबर 100 रुपया, ठीक है। तो खर्च 15%, सॉरी बचत 100 गुने 15/100 यानी कि 15 रुपया। बचत बराबर जो टोटल रुपया कमा रहा था उसमें जो बचत कर रहा है, और सॉरी खर्च होगा ना जी, बार बार इसी कैसे होता है, खर्च बराबर, तो खर्च बराबर हो जाएगा 85 रुपया। अब इसको मैं पुनः समझा दूं। माना राज की आय 100 रुपया है, बचत है उसका 15%, तो 15 रुपया बचा लिया। तो खर्च कितना किया? तो 100 में से जो बचाया वो 85 रुपया खर्च हो गया। अब लिखेंगे नया आय बराबर 100 अगुने कितना % बढ़ता है नया आय? 20%। तो हमने बताया था कि जब 20% बढ़ रहा है तो सीधा 120 कीजिए और निकाल दीजिए बटा 100 बराबर 120 रुपया। ये नया आय है, लेकिन वो बचत चेंज नहीं करता, बचत बराबर 15 रुपया ही या 15। लेकिन यहां पर ध्यान देखिए कि हम इसको कैसे समझेंगे कि परसेंटेज बचाना है या रुपया बचाना है। आपको समझ में आना चाहिए कि यहां पर दो तरह का प्रश्न होता है कि एक तो वह परसेंटेज बचा रहा है और एक वो रुपया में बचा रहा है। तो दोनों में अलग अलग आपको दिखेगा, ध्यान समझिए। मान के चलिए कि 120 का हम 15% करते हैं, वो अलग होगा, और 120 का 15 जो रुपया है वो अलग होगा। तो इसको हम कैसे समझेंगे? बात समझ रहे हैं ना। यहाँ पे आपको परीक्षाओं में नहीं, हर जगह पे आपको समस्या होगा, ठीक है। हर जगह पे आपको क्या होगा? समस्या होगा। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, सो बताइए। तो हम इसके लिए करेंगे कि बचत को छोड़ देंगे। बचत को क्या करेंगे? छोड़ देंगे। हम लिखेंगे खर्च बराबर
खर्च बराबर, खर्च कितना है 100 बताइए, खर्च इसका कितना है 100 समझ लीजिए। तो खर्च जो होगा वो जो आ रहा है और जो पहले था उसको घटा लेंगे। खर्च कितना हो जाएगा 120 घटाओ 85 यानी कितना 20 15 35 रुपया। इसका डिफरेंस हो गया, इसका क्या हो गया 35 रुपया डिफरेंस आ गया। डिफरेंस मतलब यहां पे ध्यान दीजिए कि बचत उसका समान है, बचत उसका क्या है समान है, बचत समान है तो आपको यही रखना होगा, ठीक है ना। तो हम इस तरह से इसको बना सकते हैं, लेकिन नहीं ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। हम इसको घटा लेते हैं, हम इसको ऐसे कर देते हैं 120 घटाओ 15 रुपया। क्यों 15 रुपया? अभी हमने बोला कि श्रीमान इस तरह से, फिर बोलिएगा अरे श्रीमान उस तरह से, नहीं, कोई कंफ्यूजन मन में नहीं रखिएगा। देखिए जब भी इस तरह से प्रश्न पूछता है तो आपका ये 15% था तो हमने 15 रुपया बना लिया, ठीक है। अब हम उसी आधार पे इसको बना रहे हैं, ध्यान रखिए हम इसी आधार पे इसको बना रहे हैं। तो नया खर्च इसका कितना होगा, तो जो आय हो रहा था और जितना रुपया वो बचा रहा था वो घटा लेंगे, कितना हो जाएगा 105 रुपया। 105 रुपया खर्च है। तो अच्छा अब बताइए पहले 85 रुपया खर्च था, अब 105 रुपया खर्च है, तो खर्च में वृद्धि, खर्च में वृद्धि बराबर कितना हो जाएगा 105 घटाओ 85 कितना हो जाएगा बाबू 20 रुपया। कितना हो जाएगा 20 रुपया। कितना हो जाएगा आपका 20 रुपया। तो प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि बराबर 20, जो वृद्धि हुआ 100 अगुने कितना 100 बटा 105। नहीं, फिर से मैं बोल दूं कंफ्यूज नहीं होगा, तुलना हम इस पर कर रहे हैं तो हमको ये लिखना होगा 85, ठीक है। 17 पचे 85, 20 पचे 100 बराबर 400 बटा कितना 17। अब हम 17 से भागा दे देते हैं 400 में, 17 दूनी 34, 6 17 पचे 17 तियाई 51, 9 17 पचे यानी कि 23.5। कह रहे श्रीमान इतना बार बोल बोल के गड़बड़ा मत दीजिए। देखिए हम इसीलिए तो बोल रहे हैं कि गड़बड़ाइए नहीं। 23.5% रुपया नहीं परसेंट। मैं हट जाता हूँ, ध्यान दीजिए। मैं फिर से एक बार राफ साफ बोल देता हूँ। माना राज की आय 100 रुपया है तो बचत हो गया 15 रुपया, खर्च हो गया 85 रुपया, परसेंटेज दिया हुआ था। अब नया आय है 120 रुपया, लेकिन ये चेंज नहीं करता है। बहुत बार लोग कहते हैं कि 15% बचाता है तो नया आय का भी 15%। नहीं, रुपया चेंज नहीं हो रहा है, परसेंटेज ही नहीं, रुपया चेंज नहीं हो रहा है। तो रुपया चेंज नहीं हो रहा है तो 15 रुपया बचा पा रहा है, ठीक है। तो 120 में से 15 घटा लेंगे तो नया खर्च हुआ। पहले खर्च था 85 रुपया, अब नया खर्च है 105 रुपया। तो खर्च में वृद्धि, तो जो 105 था उसमें से 85 घटा लेंगे 20 रुपया। प्रतिशत वृद्धि, तो जो खर्च में अंतर आया 100 गुने 100 अब बटा कितना 85। यहाँ पर भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे 85 लिखे कि 100। नहीं, आप जिससे तुलना कर रहे हैं, परसेंटेज में नियम है कि आप जिससे तुलना कर रहे हैं वही लिखा जाएगा, दूसरा चीज नहीं लिखा जाएगा। तो इस तरह से हमारा आ गया 23.5%। कह रहे श्रीमान परीक्षा में भी ऐसी बनेगा इतना देरी से? तो खैर यदि ये सब लिखना समझ नहीं आता है तो परीक्षा में तो जरूरत क्या है जी। 15 और 50 से 120 105 लिखा गया, और क्या दिक्कत क्या है। अब देखते हैं अगला प्रश्न को। मैथ बनाना ना जी कला होता। कहे कि श्रीमान मैथ साइंस का चीज़ है तो कला कैसे हो गया? कला मतलब आपके दिमागी क्षमता की एबिलिटी टेस्ट होता है, चपलता होता है। सब एक दूसरा से जुड़ा होता है। मैथ जब पढ़ेंगे खास करके अर्थमेटिक में, फिर मेंसुरेशन में जाएंगे तब वहाँ पे, ज्योमेट्री में जाएंगे तो वहाँ पे अलजबरा में, त्रिकोणमिति अलजबरा तो दोनों एक ही साथ रहेगा ही। यदि अलजबरा का सूत्र नहीं आता है तो त्रिकोणमिति बन ही नहीं पाएगा, मतलब वो संभव ही नहीं होता। हालांकि मेनली बात होता है कंसेप्ट की। यदि प्राइवेट रूप से मुझसे ही कोई पूछे, जैसे मैं इतना पढ़ाता हूँ, दिन भर
लोगों को इसी से जुड़ा रहता हूँ, तब भी मैं सूत्र जो होता है मेरे ध्यान से उतर जाता है। कि श्रीमान आप बताते कैसे हैं, बनाते कैसे हैं, क्या सूत्र देख के बनाते हैं, चोरी करके? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जैसे ही किसी खास खंड पे मैं जाता हूँ कि हाँ, जैसे कोई बच्चा पूछा अनुपात का प्रश्न है, या मिश्रण का प्रश्न है, या किसी ऐसे खंड का प्रश्न है जिसमें सूत्र लगते हैं, या मेंसुरेशन का ही प्रश्न है, आयतन निकालना है, पृष्ठक्षेत्रफल निकालना है, या ज्योमेट्री में ही चले गए, या ज्योमेट्री की ऐसी संरचना में चले गए जहाँ पे सूत्र लगते हैं, तो कैसे बनाएंगे? याद तो हमें रहता नहीं है। तो एकाध, चूंकि अब पढ़ाना है हमको, तो खुद बनाना नहीं है, तो एकाध मिनट या 30 सेकंड तक याद करने का प्रयत्न करता हूँ कि अच्छा ये कौन सा सूत्र लगेगा। नहीं आया कोई मतलब नहीं, हम हटाओ, कोई ज़रूरत नहीं है। उसका जो मूल तत्व होता है, या मूल कहिए कि बार बार आप मूल तत्व बोलते हैं, नहीं, जो मूल तत्व है, जो जिस आधार पे वो प्रश्न आते हैं, मैं उसको ध्यान रखता हूँ और उसी आधार पे बना देता हूँ। जैसे चाल, समय, दूरी, एक प्रश्न पूछा जाता है। अब रेलगाड़ी, नावधारा, दौड़, ये सारे चीज़ जो होते हैं वो चाल, समय, दूरी पर ही होती है। चाल, समय, दूरी का एक ही सूत्र होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। अब बस इसी को मैं याद रखता हूँ, हमको बाकी चीज़ से कोई मतलब नहीं। चाल, स्पीड बराबर जो फॉर्मूला है, बस उसी को मैं ध्यान रखता हूँ, उसी पे बना लेता हूँ। कुछ रहता नहीं है, दाएं बाएं बाएं दाएं उसी को करना है, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना भी नहीं। अब आप ये कह सकते हैं कि अरे श्रीमान ऐसा नहीं है, हम लोग गड़बड़ाते हैं। नहीं, मैं मानता हूँ कि शुरुआती चरण में गड़बड़ाते हैं, सब कोई गड़बड़ाते हैं। जैसे त्रिकोणमिति में ही बोलेंगे कि अरे जब अलजबरा का सूत्र नहीं मालूम तो कैसे बनेगा। अब मूल चीज़ तो मालूम ही रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ई स्क्वायर फे स्क्वायर जी स्क्वायर, जो भी है वो तो ध्यान ही रहता है। यदि नहीं ध्यान है तब क्या करेंगे? तो भैया मुझे आता है ए प्लस बी का दी होल स्क्वायर बराबर भाग। अब हमको सूत्र नहीं याद है, तो हमको ये आता है कि ये कैसे बनता है, ये गुना कैसे होगा। हमको ये सूत्र याद नहीं हो या नहीं हो, लेकिन ये चीज़ हमको याद है कि ये कैसे बनता है। अब यहाँ पे मैं एक फॉर्मेट बता रहा हूँ, तो इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा सहायता मिलती है, और सीधा उसी पे बेस पॉइंट पे आके मैं हिसाब को बना लेता हूँ। अब मैं अपनी कोई क्या उसको बोलते हैं, बहुत गुड इमेज बताने के लिए चीज़ नहीं बता रहा हूँ आपको कि मैं ये वो अच्छा नहीं है। मैं आपको भी प्रेरित कर रहा हूँ कि आप भी अपने आप को वहीं रखें। लाइफ में फ्रेंड्स कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए, यह एक प्रश्न है, कहता है कि एक आदमी अपनी आय का 30% भोजन पे, यही है ना जी, 20 को प्रश्न लिख के टाइप कर देता है और फिर हमसे गड़बड़ भी हो जाता है। एक अपनी आय का कुछ रुपया जो है वो इस पर कुछ रुपया, उस पर कुछ रुपया, उस पर खर्च कर देता है, तो कैसे बचेगा? देखिए, मैं तेजी से पढ़ देता हूँ। एक आदमी अपनी आय का 30% भोजन पर, 20% शिक्षा पर तथा शेष आय का, शब्द को ध्यान दीजिए, शेष आय का 60% घर के किराया पर खर्च करता है। उसके पास आय का कितना परसेंट बचा? तो लिखेंगे माना आय बराबर 100 रुपया। कोई दिक्कत नहीं, एकदम रीजनिंग जैसा है बनेगा। 30% भोजन पर, तो लिखेंगे भोजन पर खर्च बराबर 100 गुने 30/100, 30 रुपया। ठीक है। शिक्षा पर खर्च बराबर 100 गुने 20/100, 20 रुपया। हो गया। अब शेष आय निकालेंगे। शेष कहे कि श्रीमान शेष क्यों निकालेंगे? तो देखिए, शेष आय का बोलता है, शेष आय बराबर 100 घटा, ये दोनों को जोड़ देंगे, 30 + 20 कितना हो जाएगा? 100 घटाओ 50, यानी कि 50 रुपया। कोई दिक्कत? ध्यान से फिर से देखिए, माना आय बराबर 100 रुपया, तो भोजन पर खर्च था उसका 30%, यानी कि 30 रुपया। शिक्षा पर खर्च था 20%, यानी कि 20 रुपया। तो यानी कि 100 रुपया में 50 रुपया वो खर्च कर लिया, तो शेष आय कितना बच गया? 50 रुपया। अब घर के किराया पर खर्च बराबर, जो आय बचा है उसका 60% वो किराया पर खर्च करता है, यानी कि 30 रुपया। तो बाबू 50 में 30 फिर चल गया, तो बचत बराबर
50 माने कि जो 50 रुपया बचा था उसमें से 30 किराया पर खर्च कर लिया, यानी कि 20 रुपया। तो यानी कि टोटल 100 रुपया में उसको 20 रुपया बच रहा है। तो प्रतिशत बचत निकाल देंगे। प्रतिशत बचत बराबर जो बचा ये वाला गुने 100 बटा कितना 100 पर तुलना कर रहे हैं तो 100 कट गया 20%। कोई दिक्कत? कोई हमने अलग फार्मूला लगाया? कुछ नहीं। अब कहे कि श्रीमान परीक्षा में भी तो भैया टाइमा देखिए ना कितना हुआ है, इतना देरी बोलने में भी हमको उतना टाइम नहीं लगा, फट से ये बन गया, है ना। तो ध्यान रखिए कि यहाँ पे शेष का तो जो पहले खर्च था वो हमने निकाल लिया, फिर हमने शेष आय निकाला। शेष आय, अब शेष आय का जितना 60% है तो 60%, 30% रहेगा तो 30%, 40% रहेगा तो 40% हमको करना होगा। तो हमने शेष आय का यहाँ पे किया और इस तरह से ये प्रश्न बन गया। अब आगे के एक और प्रश्न को देखते हैं। एक प्रश्न आपको दिखेगा, रक्त जांच में लाल रक्त कोशिकाएं पहले 2 घंटे में 10% प्रति घंटे की दर से बढ़ते हैं, पुनः अगले घंटे 10% घट जाता है। मतलब 2 बार तो 10% बढ़ा, परंतु अगला बार 10% घट गया। पुनः अगले 2 घंटे प्रति 5% की दर से बढ़ते हैं, माने 1 घंटा में 5%, फिर अगला घंटा में 5%। यदि मूलतः लाल रक्त कोशिकाएं 40,000 थी तो 6 घंटे बाद उनकी अनुमानित संख्या क्या होगी? कहिए कह रहे श्रीमान इतना बड़ा बड़ा प्रश्न लिख दिए, एसएससी सीपीओ का है प्रश्न, ये कैसे बनाएंगे? देखिए, जब भी इस तरह का प्रश्न पूछे तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि क्या करना है, क्या ट्रिकबाजी, कुछ नहीं। जो मूल संख्या है वो लिख लीजिए पहले, गुने पहला क्या है 10%, कितना 2 घंटा। 2 घंटा मतलब 2 बार, 1 घंटा मतलब 1 बार, 3 घंटा मतलब 3 बार, 4 घंटा मतलब 4 बार। तो इस तरह से करेंगे तो कितना 110/100 गुने 110/100, 10% बढ़ा था 110, फिर गुने, फिर कहता है 5 अगले 10% घटता है तो 100 में से कर देंगे 90/100। कोई दिक्कत है? 90, अच्छा 90 क्यों करेंगे 100 बताइए। देखिए 90 इसलिए हम करेंगे कि वो घट रहा है तो कर दिए, फिर गुना 5% की दर से बढ़ते हैं तो 105 बटा कितना 100 अगुने 105/100। ये आपका नियम कायदा कानून। काटिए 2 शून्य से 2 शून्य, 2 शून्य से 2 शून्य, ये 2 शून्य से ये 2 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य। अब हम इसको गुना कर लेंगे 4 गुने 11 गुने 11 गुने 9 मल्टी 105 बाय 10 मल्टी 100। अब जो आपका आएगा आंसर आएगा, आप आंसर कमेंट करेंगे या हम गुना करके लिख दें। एक चीज ध्यान रखिएगा कि यह अनुमानित संख्या पूछ रहा है। अनुमानित मतलब एग्जैक्ट नंबर नहीं पूछ रहा है, 0.578 नहीं, जो आपको आ रहा है सो आ रहा है। हम अपने मोबाइल पर गुना कर लेते हैं और आपको लिख देते हैं। संख्या आएगा 480/25, 480/25 बटा नहीं मतलब 48,025 है जी, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, हाँ ठीक तो है 48,025, ये इसकी संख्या आ गई। ठीक है, ये सबको गुना करके इतना कर दिया, आराम से बन गया। जो भी इस तरह का प्रश्न आए पहले 2 घंटा में, ध्यान रखिए कि ये कंफ्यूज करने के लिए पूछा, प्रति वर्ष वाला जो फॉर्मेट बताए थे उसी में ये कंफ्यूजन पैदा करने के लिए कि अरे कोई पढ़ेगा कह रहे बोलेगा तो वो तो प्रति वर्ष वाला था। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, 2 घंटा बढ़ा बढ़ा दी, 1 घंटा घटा घटा दी, फिर 2 घंटा बढ़ा बढ़ा दी, जितना % बढ़ाएगा उतना कर देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अब देखते हैं अगला एक प्रश्न को। परसेंटेज में या परसेंटेज के मैथ से यूपीएससी में पूछा गया यह एक प्रश्न है। एक परीक्षा में, देखिए हम ही गलती लिख लिया, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने या एक परीक्षार्थी ने केवल 8 प्रश्नों के उत्तर दिए। केवल 8 प्रश्नों मतलब और भी ज़्यादा प्रश्न थे, उनके 8 ही के उत्तर दे पाए तथा प्रत्येक प्रश्न का 50% अंक प्राप्त किया। यानी कि जो भी टोटल नंबर का प्रश्न था, जैसे एक प्रश्न था 20 नंबर का तो उसका 50% ही लाया, यानी कि 10 ही नंबर लाया। या कोई प्रश्न था या सभी प्रश्न जो थे वो 40 नंबर के थे, जैसे यूपीएससी में लिखते हैं, बीपीएससी में लिखते हैं तो एक प्रश्न कितना रहता है 10 नंबर का, 6 नंबर का, 8 नंबर का, 20 नंबर का, इस तरह से रहता है।
तो सारे प्रश्न समान नंबर के थे, लेकिन उसमें से केवल वो 8 प्रश्नों का ही उत्तर दे पाया और प्रत्येक प्रश्न में उसको 50% अंक मिला। यानी कि 20 प्रश्न था या 10 प्रश्न था तो उसमें से 8 का ही जवाब दिया, और जो 8 भी जवाब दिया उसमें से जो 10-10 नंबर का था उसमें से 50%, यानी कि आधा मार्क्स उसको मिला। यदि उसने उस परीक्षा में कुल 40% अंक प्राप्त किया एवं परीक्षा के प्रश्नों के सभी अंक बराबर थे, तो परीक्षा में कुल कितने प्रश्न थे? यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये पूछ रहा है कि कुल प्रश्न कितने थे। ठीक है, तो हल करते हैं इसको। माना, अब ये माना क्या चीज? तो ध्यान दीजिए कि माना कि हम अंक नहीं, क्या कहते हैं, प्रश्न नहीं मानेंगे, अंक मानेंगे। माना प्रत्येक के लिए अंक बराबर x थे। कितना थे? अंक x थे। प्रत्येक के लिए अंक जो थे x थे, प्रत्येक प्रश्न के लिए। ध्यान रखिए, यहां पे मैं बता रहा हूं कि प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक जो था x था, तो परीक्षार्थी को प्राप्त अंक बराबर x गुने 50/2, 50/100, यानी कि x/2। परीक्षार्थी को प्राप्त जो था वो x/2, यही प्रश्न उसको मिल रहा है ना। ध्यान दीजिए कि वह जो था वो 8 ही प्रश्न हल कर पाया है। कितना प्रश्न को हल कर पाया है? 8 प्रश्न को, तो उसको x/2 अंक मिला है। ठीक है ना, तो कुल अंक बराबर, परीक्षार्थी को प्राप्त कुल अंक बराबर, परीक्षार्थी को प्राप्त कुल अंक बराबर कितना? तो 8 को वो प्रश्न बनाया था गुने x/2, होगा या नहीं होगा? सॉरी 8 यहाँ लिखेंगे, x नहीं 8, यानी कि 4x। कहे कि श्रीमान कुछ समझ में नहीं आ रहा, उल्टा पलटा दिख रहा है। देखिए फ्रेंड्स, मैं फिर से बोल देता हूँ। माना प्रत्येक के लिए अंक, जितने भी प्रश्न थे उसके लिए अंक x निर्धारित था। 20 को था तो 20x होगा, 30 को था तो 30x होगा, 40 को था तो 40x होगा। अब परीक्षार्थी को प्राप्त अंक कितना है? तो जो भी अंक जो भी बना रहा है उसका आधा मिल रहा है उसको। कितना? आधा मिल रहा है। प्रत्येक प्रश्न का 50%, तो जो भी वो बनाया होगा तो उसका आधा, यानी कि जो जितना अंक है उसका आधा, यानी कि x/2 मिल रहा है जितना भी क्वेश्चन बनाया। लेकिन वो क्वेश्चन कितना बनाया है? 8 ठो, तो 8 ठो में मिला उसको 4x। तो ध्यान दीजिए, कुल प्रश्न हमको नहीं पता, कुल प्रश्न का 40% है, 40/100 अब बराबर कितना? 4x। होगा या नहीं होगा? ध्यान दीजिए, उसको टोटल अंक मिला है 4x, और कुल प्रश्न था, कुल प्रश्न का 40% ही उसको मिला है। तो कुल प्रश्न का 40/100 बराबर 4x। 1 0 से 1 0 इसे चल गया, तो x बराबर 10। होगा या नहीं होगा? सो बताइए, होगा या नहीं होगा? होगा? नहीं होगा। ऐसे बनाएंगे? नहीं बनेगा। देखिए भैया, ये यूपीएससी का प्रश्न है, इतना आसान तो रहेगा नहीं, तो कैसे बनाएंगे आप देखिए। हमको टोटल अंक नहीं पता, तो लिखेंगे कुल अंक। कुल अंक का 40% बराबर 4x। इतना तो लिख सकते हैं ना? इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? सो बताइए। ठीक है, तो हमको निकालना है हर हाल में कुल अंक, तो लिख देंगे कुल अंक बराबर, कुल अंक बराबर। तो कहिए कि श्रीमान इससे पहले क्या लिखाए थे? इससे पहले हम जो बताए थे वो नॉर्मली आदमी वहीं पे जाके गलती कर लेता है। कुल अंक बराबर हो जाएगा 4x गुने 100/40। कहिए कि श्रीमान कैसे? तो हम इसको आगे करके लिख देता हूं। देखिए, कुल अंक गुने 40/100 बराबर 4x। ठीक है, उसी को, तो कुल अंक बराबर, ये वहां चला जाएगा, ये यहां चला आएगा। आराम से कर दे रहा हूं इसीलिए इतना। कुल अंक बराबर हो जाएगा कितना? 10x।
कुल अंक कितना आया 10x, कुल अंक कितना आया 10x। प्रत्येक के लिए कितना अंक था x, प्रत्येक के लिए कितना अंक था x। तो लिखेंगे प्रश्न की संख्या, प्रश्न की संख्या बराबर कुल अंक 10x बटा प्रत्येक के लिए दिया गया अंक x, कट गया 10, कितना हुआ 10। परीक्षा में कितने थे 10 प्रश्न थे। कितने प्रश्न थे फ्रेंड्स परीक्षा में 10 प्रश्न थे। और इस तरह से इसको हमने बनाया। देखिए हमने कुछ नहीं किया, प्रत्येक के लिए अंक दिया x, परीक्षार्थी को प्राप्त जो भी था उसका 50% ही था आ रहा था, यानी कि जितना भी हल कर रहा था उसका 50% ही लाइए। कहीं कह रहे श्रीमान आप ऐसे कैसे, देखिए प्रत्येक प्रश्न का 50% अंक ही वो प्राप्त कर रहा था। तो एक प्रश्न के लिए x अंक था तो उसको मिलेगा कितना x/2, तो हमने x/2 किया। चूंकि उसने 8 प्रश्न हल किए तो उसे x गुने 8/2 यानी कि 4x मिला। लेकिन टोटल अंक का 4x जो है कुल अंक का 40% है, कुल अंक का 40% बराबर 4x, यानी कि कुल अंक कितना हो गया 10x। कुल अंक है 10x और एक के लिए अंक मिला x, तो यानी कि प्रश्न कितना हो गया 10, तो 10 गुने x कीजिएगा तो 10x आ जाएगा। इस बेसिक्स फॉर्मेट में हमने इसको बना दिया। आशा है कि आपको समझ में आई होगी, अच्छी होगी, लाभान्वित होंगे। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।